हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑन साइट पे। आज का वीडियो प्लास्टर के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी ए टू जेड प्लास्टर के ऊपर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्लास्टर करने से पहले क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, कैसे सरफेस को तैयार करना होता है। फिर आप देखेंगे कि प्लास्टर के लिए कौन सा मटेरियल अच्छा रहता है, कौन सा सीमेंट यूज़ करें, क्या रेशियो रखना है, कितनी थिकनेस रखनी है। फिर आप देखेंगे कि आपको प्लास्टर को साइड पे चेक कैसे करना है। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मकान मालिक हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लास्टर कराने से पहले आपको अपनी साइट पे ब्रिक वर्क को कंप्लीट करा लेना चाहिए। ब्रिक वर्क कराते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि ब्रिक वर्क जो हुआ हो वो प्रॉपर गुनिया में हुआ हो और साहुल में हुआ हो। साथ ही साथ आपको ये इंश्योर करना है कि जो ब्रिक वर्क हो रहा हो उसमें प्रॉपर ग्रूव लाइन दी जा रही हो, जिससे क्या होगा, जब आप प्लास्टर करेंगे तो उसमें आपको जो बॉन्ड मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। इससे आपका फ्यूचर में प्लास्टर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ब्रिक वर्क कराते समय एक चीज़ और ध्यान देनी होती है। जो आपके फ्रेम लगते हैं विंडो और दरवाजे के, जिसको चौखट बोलते हैं, उनको आपको 10 से 12 mm वॉल के फेस से बाहर इंस्टॉल करना होता है, ताकि जब आप प्लास्टर करें तो वो एक लेवल में आए। दोस्तों, ब्रिक वर्क अच्छे से कंप्लीट कराने के बाद आपको अगर वॉल में कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट आ रहा है या आपको वायरिंग करने के लिए कंड्यूटिंग करनी है तो आप उसको कंप्लीट करवा लीजिए। इसके बाद आपको लेवल डॉट और ठिए लेने होते हैं प्लास्टर करने के लिए वॉल पे, ताकि जो आपका प्लास्टर उतरे वो एक लेवल में उतरे। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि लेवल डॉट और ठिए कैसे लेते हैं तो आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि लेवल डॉट और ठिए कैसे लिए जाते हैं। साथ ही साथ उसमें मैंने वीडियो में बताया है कि गुनिया में प्लास्टर कैसे करते हैं। अगर आपकी वॉल गुनिया में नहीं है तो आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टर के लिए लेवल डॉट और ठिए लेने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जितने भी आपकी आरसीसी सर्फेसेज आ रही हैं, चाहे वो कॉलम हो गई, चाहे बीम हो गई, चाहे आपकी रूफ हो गई, उनमें आपको हैकिंग करनी होती है। हैकिंग, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये आपको निशान बनाने होते हैं और ये निशान की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो 1 मीटर स्क्वायर में 300 से 350 डेंट्स आने चाहिए, जिनकी गहराई 3 mm डीप होनी चाहिए। जो आपकी हैकिंग होती है उसके लिए सबसे सुटेबल पीरियड आपका जो कास्टिंग होती है आपकी कंक्रीट की, उसके 3 दिन बाद आपको करनी चाहिए। वो सबसे बेस्ट सुटेबल टाइम होता है। दोस्तों, हैकिंग और टाँचा लगाने के बाद आपको नेक्स्ट काम, जितने भी आपके कंक्रीट और ब्रिक वर्क के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें आपको मुर्गा जाली लगानी होती है। मुर्गा जाली 2 प्रकार की आती है, एक स्टील की होती है एमएस की, और दूसरी होती है आपकी फाइबर की। जो आपको सुटेबल लगे वो आप लगा सकते हैं। इनका काम आपका क्रैक को प्रिवेंट करना है, जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आते हैं। क्योंकि कंक्रीट और जो ब्रिक वर्क है वो दोनों मटेरियल अलग हैं, तो इसलिए इनका थर्मल ऑफ कोफिशिएंट अलग होता है, थर्मल कोफिशिएंट अलग होता है। इस वजह से इनमें जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है तो अलग अलग ये जो मटेरियल होते हैं एक्सपेंड होते हैं। इस वजह से आपके क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्लास्टर में। दोस्तों, अगर आप मुर्गा जाली यूज़ नहीं करते हैं कंक्रीट और ब्रिकवर्क के जॉइंट पे, तो आपको वहाँ पे ग्रूव लाइन देनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपके जो क्रैक हो वो आगे तक डेवलप ना हो, वो ग्रूव लाइन पे आके रुक जाएंगे। दोस्तों, ग्रूव लाइन या मुर्गा जाली लगाने के बाद आपको जिस वॉल पे प्लास्टर स्टार्ट करना है उस वॉल की आपको 3 से 4 दिन पहले से क्योरिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप 1 हफ्ते पहले से क्योरिंग स्टार्ट कर दें, ताकि वॉल में मॉइस्चर अच्छे से बना रहे, जिससे कि जब हम उसमें प्लास्टर करेंगे तो वॉल सीमेंट मोटार से वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, जिससे क्रैक आने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको वॉल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उस पर से जितने भी लूज़ मटेरियल है उसको आप करनी या छेनी की मदद से आप हटा लीजिएगा। अगर आपकी वॉल बहुत पहले बन गई है और तरी की वजह से उसमें काई लग गई है या कोई भी एफ्लोरेंस आ गया है तो आप उसको स्टील ब्रश से साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो वॉल है वो प्लास्टर करने के लिए रेडी हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वॉल को तैयार करते हैं प्लास्टर करने से पहले। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीमेंट प्लास्टर में यूज़ होने वाले मटेरियल की, कि आपको किस क्वालिटी का मटेरियल और कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं सैंड की बात करूँगा। देखिए दोस्तों, प्लास्टर करने के लिए आपके पास 2 प्रकार की सैंड अवेलेबल होती है। एक होती है क्रस्ट सैंड और दूसरी होती है नेचुरल सैंड, जो कि आपको रिवर से मिल जाती है। दोस्तों, जो आपकी क्रस्ट सैंड होती है उसको हम मैन्युफैक्चर सैंड भी कहते हैं। ये फैक्ट्री मेड होती है, जो स्टोन को क्रस्ट करके बनाई जाती है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें जो वेस्टेज होता है वो ना के बराबर होता है।
अगर आप नेचुरल सैंड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उसमें जो सिल्ट कंटेंट हो वो 6 से 8% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर सिल्ट कंटेंट 8% से ज़्यादा हुआ तो वो मोटार की बाइंडिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा, जिससे हमारा फ्यूचर में प्लास्टर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आप सैंड यूज़ करें वो क्लीन हो, उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर ना हो और क्ले भी ना हो। दोस्तों अगर आप रिवर सैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइड पे इसको छनवा लेना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई भी क्ले पार्टिकल हो तो वो ईजिली रिमूव हो जाए। दोस्तों अब बात करते हैं सीमेंट के बारे में कि आपको कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। दोस्तों प्लास्टर कराने के लिए सबसे बढ़िया सीमेंट पीपीसी सीमेंट होता है, जिसे हम पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। ये आपका जो नॉर्मल आप सीमेंट यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग के लिए, जो ओपीसी सीमेंट कहलाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी तुलना में इसका जो हाइड्रेशन होता है वो स्लो होता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो क्रैक आने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों आप सीमेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर आपको डेट चेक कर लेनी चाहिए। अगर वो 90 दिन से पुराना सीमेंट है तो उसको प्लास्टर में यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको फ्यूचर में क्रैक आने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक बहुत छोटी सी चीज़ जिसको जनरली हर कोई इग्नोर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वाटर की। आपको जो वाटर यूज़ करना है वो क्लीन वाटर यूज़ करना है, उसमें किसी भी प्रकार का ऑयल, ग्रीस या कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आपके वाटर में प्रेजेंट हुआ तो आपका जो मोटार बनेगा वो वीक मोटार बनेगा, जिससे आपका फ्यूचर में प्लास्टर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको जब भी पानी यूज़ करना है वो क्लीन पानी होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लास्टर में यूज़ होने वाले मोटार की रेशियो क्या रखनी चाहिए, साथ ही साथ प्लास्टर की थिकनेस कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपका इंटरनल प्लास्टर हो रहा है तो उसमें आप 1:6 का रेशियो रख सकते हैं, और जो एक्सटर्नल प्लास्टर है उसके लिए आप 1:4 का रेशियो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों प्लास्टर की जो आपको थिकनेस रखनी है वो इंटरनल वॉल के लिए 12 mm से 15 mm रख सकते हैं। 12 mm स्मूथ साइड पे और 15 mm रफ साइड पे वॉल के रख सकते हैं। वहीं एक्सटर्नल वॉल के लिए आपके पास 18 mm, 20 mm और 25 mm के ऑप्शंस होते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप करा सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि अगर 20 mm का प्लास्टर है या उससे ऊपर का प्लास्टर है तो आप उसको 2 कोट में करेंगे। जैसे 20 mm का है तो पहले 12 mm का एक प्लास्टर का कोट कराएंगे कच्चा, उसके बाद एक 8 mm का प्लास्टर का कोट करेंगे। दूसरी, अगर आपके पास 25 mm का प्लास्टर करा रहे हैं तो 15 mm का एक कच्चा कोट करेंगे, उसके बाद आपको 10 mm का करना है। दोस्तों अगर आप सीलिंग का प्लास्टर करा रहे हैं तो उसकी थिकनेस आपको 6 mm देनी है। अगर कोई आरसीसी वॉल है उस पर अगर आपको प्लास्टर कराने हैं तो वहाँ पे 3 तरह की थिकनेस यूज़ की जाती है जनरली। एक 6 mm की होती है, एक 10 mm की होती है, एक 12 mm की होती है। आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस थिकनेस के हिसाब से आरसीसी वॉल पे प्लास्टर की थिकनेस ले सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आपको प्लास्टर के लिए अच्छा सीमेंट मोटार किस प्रकार से बनाना है। दोस्तों अच्छी क्वांटिटी का सीमेंट मोटार बनाने के लिए आपको जिस भी रेशियो का सीमेंट मोटार बनाना हो उसी रेशियो में सैंड और सीमेंट को ले लेना है और उनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद उसमें आपको एक निश्चित मात्रा में पानी डालना है, जिससे आपका मोटार ना तो ज़्यादा गीला बने और ना ज़्यादा सूखा बने। दोस्तों सीमेंट मोटार बन जाने के बाद आपको उसको 1 घंटे के अंदर यूज़ कर लेना है, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलाने के साथ ही उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो अपनी प्लास्टिसिटी को खोने लगता है समय के साथ साथ। देसी भाषा में कहें तो मोटार की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप उसको 2-3 घंटे बाद यूज़ करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और अगर जब आप उसको प्लास्टर करेंगे तो उसमें आपको क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। साइड पे आपको 1 घंटे के अंदर ही मोटार को कंज्यूम कर लेना है। दोस्तों प्लास्टर के लिए सीमेंट मोटार चढ़ाने से पहले आपको सीमेंट स्लरी का घोल दीवार पर चढ़ा लेना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों सीमेंट स्लरी दीवार पर लगाने से आपका जो मोटार है वो दीवार पर अच्छे से चिपकता है, जिससे प्लास्टर करने में आसानी होती है और साथ ही साथ मोटार और दीवार के बीच में बॉन्ड अच्छा बनता है। दोस्तों अब देखते हैं कि एज अ साइट इंजीनियर जब प्लास्टर हो रहा हो तो आपको साइट पे कैसे चेक करना होता है कि प्लास्टर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो प्लास्टर हो रहा हो वो एक लेवल में उतर रहा हो। उसके लिए आप प्लम या सावल की मदद ले सकते हैं। आपको दीवार पे सावल लगाना है और जब आप नीचे देखेंगे जो लट्टू और दीवार के बीच में जो गैप होगा वो बहुत माइन्यूट सा होना चाहिए, कि उसके बीच बस इतना गैप होना चाहिए कि उसमें बस हवा पास हो जाए
उतना ही गैप होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लास्टर उतरा है वो एक लेवल में उतर रहा है। अगर गैप ज़्यादा है तो आप मिस्त्री को बोलिए, वो आपको वहाँ पे सही करके देगा। उसके बाद आपको जो वहाँ पे फंटी होती है प्लास्टर की, उसको दीवार पर इंक्लाइंड लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है, वर्टिकल लगाना है और देखना है क्या कहीं बीच में गैप तो नहीं आ रहा है फंटी के। आपकी जो फंटी है वो पूरी दीवार से चिपकनी चाहिए। अगर आपकी दीवार से फंटी चिपक नहीं रही है, इसका मतलब दीवार में कहीं ना कहीं अंडुलेशन है, ऊबड़ खाबड़ है दीवार। तो आपको उसको चेक करना है और अगर गलत हो तो आपको मिस्त्री को बताना है कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको सही करें। इसके बाद आपको देखना है कि जब प्लास्टर को फाइनल टच दिया जा रहा है, जब उसकी सरफेस को स्मूथ किया जा रहा है, तो वो किस चीज़ से कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ 2 प्रकार के ट्रैवल या रूसे का यूज़ किया जाता है। एक होता है स्टील का रूसा और दूसरा होता है वुडन का रूसा। आपको हमेशा वुडन रूसे का यूज़ करते हुए प्लास्टर की सरफेस को प्लेन करवाना है या स्मूथ करवाना है। इससे क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा खुरदरापन रहता है, जिससे कि जब आप पेंट और पुट्टी करेंगे तो उसमें अच्छी ग्रिप बनती है। दोस्तों, आपको स्टील की फ्लोट या रूसे का प्रयोग कभी नहीं करवाना है प्लास्टर करते समय। स्टील के रूसे को अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे जो आपकी टॉप सरफेस है उस पर सीमेंट बाहर निकल आएगा और जब आप पुट्टी कराएंगे या कोई पेंट वर्क कराएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, वो अच्छे से उस पर चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों, हमेशा आपको वुडन रूसे का प्रयोग करना है, वुडन ट्रैवल का यूज़ करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्योरिंग की। देखिए दोस्तों, प्लास्टर होने के 24 घंटे बाद आपको उस दीवार की या जहाँ भी आपने प्लास्टर किया है उस सरफेस की क्योरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कम से कम आपको 7 से 10 दिन तक लगातार उसमें क्योरिंग करनी है। क्योरिंग की फ्रिक्वेंसी अगर गर्मी है तो 3 से 4 बार करें, अगर सर्दियों का मौसम है तो दिन में 2 बार क्योरिंग करें। अगर आप क्योरिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आपके क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने क्योरिंग बढ़िया की है तो इससे आपका प्लास्टर भी मजबूत होता है और फ्यूचर में गिरने के चांसेस भी कम होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्लास्टर को कंप्लीट किया जाता है साइड पर। इस वीडियो पे मैंने आपको प्लास्टर के ऊपर कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर कुछ चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और मोटिवेशन मिल सके आगे के वीडियोज़ को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।